भी अकाउंटिंग होती है वो सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग होती है, वो मैनुअल बुक्स का टाइम जा चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग is defined as an art of recording, classification, summarizing, interpretation of transactions in the terms of money for a financial year। यहाँ इस डेफिनेशन में हमने बहुत सारे टर्म्स हैं जो पढ़ी। टर्म्स हैं क्लासिफिकेशन, टर्म्स है रिकॉर्डिंग, टर्म्स इज समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन इन द टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल ईयर। एक एक करके हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज समझ लेते हैं जल्दी से, और फिर इनको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग ये कहता है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस में हो रही हैं, अब वो ट्रांजैक्शंस जो हैं इट इज़ वेरी नेसेसरी कि ये सारी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल हों। फाइनेंशियल हो मतलब ये सारी ट्रांजैक्शंस पैसे के लेन देन से संबंधित हों, ताकि हम इनको वैल्यू ऑफ मनी यानी कि पैसे के मूल्य में रिकॉर्ड कर सकें। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वहां इनका हम एक रिकॉर्ड रखेंगे। ये डेफिनेशन में डिटेल में जाने से पहले मैं जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपके साथ शेयर करता हूं, उससे आप लोगों को ज़्यादा इजी होगा इस डेफिनेशन को समझना। हम सब लोगों के घर के आसपास ऐसा एक कोई दुकानदार, किराने वाला, दूध की डेयरी, सब्जी वाला, पान की थैली वाला, ऐसे कोई एक जगह होती है जहां हम सब लोगों का कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा उधार चलता है। आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप इन दुकानदार से कोई सामान लेके आते हैं, और अगर स्पेशली आप उधार में लेके आ रहे हैं, तो वो जल्दी से उसके पास एक छोटी सी कॉपी या एक कागज़ होता है जिसके ऊपर वो जल्दी से आपके नाम के साथ वो अमाउंट लिख लेगा कि भाई कितने रुपए का सामान दिया और क्या दिया। दिन भर में वो उसी एक ही कागज पे जितने लोग उसके पास सामान लेने गए उन सब का वो लिखता चला जाता है। ये जो लिख रहा है इसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। सिंपल रिकॉर्डिंग मतलब कि भाई आगे फ्यूचर याददाश्त के लिए मैंने कहीं ना कहीं जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसको लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया। जब वो अपना दिन खत्म करता है शाम को, वो उस कागज को पोस्ट करता है एक दूसरी किताब में, और उस किताब में क्या है कि जितने भी लोगों को उसने सामान बेचा दिन भर में, वो हो सकता है कि भाई दिन भर में वो लिख ले कि मैंने सामान बेचा, भाई 20 रुपए का सामान बेचा मैंने राम को, 30 रुपए का सामान मैंने बेचा श्याम को, 80 रुपए का सामान मैंने बेचा राहुल को। और ऐसे दिन भर में वो मल्टीपल लोगों को अपना यह सामान बेचता है, और इन मल्टीपल लोगों को जिनका उसने सामान बेचा, ये लोग 100, 150, 200 दिन भर में हो सकते हैं, वो सारा उस एक कागज पे वो रिकॉर्ड करता चला जाता है। शाम को जब इन सारे रिकॉर्ड किए हुए ट्रांजैक्शंस को वो एक दूसरी किताब में उतारता है, अब उस किताब में क्या है कि जब वो दूसरी किताब पे उतारेगा तो उस किताब के जिस पेज पे वो आपका ये दिन भर की रिकॉर्डिंग को पोस्ट कर रहा है, अब उस किताब में एक पेज हर एक उस आदमी के लिए डेडिकेटेड है जिसका कि खाता उसके यहां चलता है। यानी कि अगर वो शाम को राम का उधार दूसरे पेज पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो इस पेज के सबसे ऊपर राम का नाम लिखा हुआ होगा और राम को उसने महीने भर में जो भी बेचा उसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा। वो महीने के आखिर में वो इस पेज की समरी तैयार करता है कि भाई मैंने महीने भर में आपको इतने रुपए का सामान बेचा, आपने मुझे महीने भर में ऐसे ऐसे करके इतने रुपए दिए, अब ये बैलेंस अमाउंट है जो आप मुझे पेबल हो या आप मुझे पे करोगे। और साल के आखिर में
उसने साल भर में जितना भी सामान बेचा खरीदा, पैसे आए पैसे गए, इसका एक वो हिसाब तैयार करता है जिसको हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, और इस इंटरप्रिटेशन में वो रिजल्ट्स निकालता है, प्रॉफिट या लॉस। ये सारी रिकॉर्डिंग पैसे के मूल्य में होती है, यानी कि रुपए की वैल्यू में हम इन सारी ट्रांजैक्शंस को नापते हैं। फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर से मतलब है 12 महीने का वो समय जिसके लिए कि बुक कीपिंग की जा रही है। इंडिया के लिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि हर साल 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले साल 31 मार्च को हमारा ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है। हमने जब ये चैप्टर चालू किया था 2 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, एक अकाउंटिंग, दूसरी बुक कीपिंग। जल्दी से समझ लेते हैं दैट अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, एक बड़ी टर्म है। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, रिजल्ट, एनालिसिस ऑफ द डेटा, ये सारी चीजें अकाउंटिंग के हिस्से हैं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो जब मैं बुक कीपिंग की बात कर रहा हूं तो बुक कीपिंग से मेरा मतलब है रिकॉर्डिंग करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ऑन अ डे टू डे बेसिस, यानी कि जब मैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करूंगा। यहां समझने वाली बात यह है कि आजकल ये सारे काम, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सारे काम ऑटोमेट हो गए हैं। पहले ये सारे काम मैनुअल हुआ करते थे। तो मैनुअल जब हुआ करते थे तो ये एक पूरा एक प्रोसेस था। आदमी सबसे पहले जर्नल बुक्स में रिकॉर्डिंग करता था, लेजर बुक्स में उसके क्लासिफिकेशन करता था, ट्रायल बैलेंस में उसकी समराइजेशन होती थी, फिर फाइनल अकाउंट्स में उसका इंटरप्रिटेशन होता था। अब ये सारा का सारा काम ऑटोमेट हो गया है, क्योंकि अब ये बुक कीपिंग हम कोई भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसके अंदर ये सारी बुक कीपिंग होती है। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग के बाद बाकी के सारे काम, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन, ये वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद ब खुद करता है। यहां ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्योंकि बाकी के सारे काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खुद कर रहा है, जिसका बेसिस आपकी बुक कीपिंग है, तो जो रिकॉर्डिंग आप उन बुक्स में कर रहे हो, जो रिकॉर्डिंग आप उस सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, वो रिकॉर्डिंग सही हो, ये बहुत जरूरी है। अगर मेरी रिकॉर्डिंग सही होगी तो मेरे फाइनल जो रिजल्ट्स हैं वो सही आएंगे। अगर मेरी रिकॉर्डिंग सही नहीं होगी तो मेरे फाइनेंशियल जो फाइनल रिजल्ट्स हैं, वो फाइनल रिजल्ट्स मेरे सही नहीं होंगे, वो गलत हो जाएंगे। डे टू डे बुक कीपिंग में जो काम एक अकाउंटेंट को करने होते हैं वो है रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि उस सॉफ्टवेयर में मुझे एंट्रियां पास करनी है, जनरल एंट्रियां पास करनी है। पोस्टिंग सॉफ्टवेयर आजकल अपने आप करने लग गया, मैनुअल अकाउंटिंग में ये पोस्टिंग भी बुक कीपिंग का ही हिस्सा थी। प्रोड्यूसिंग ऑफ द इनवॉइसेस, ये बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग में हम जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या अकाउंटिंग में हम डे टू डे बेसिस पे जो भी काम करते हैं, वो सारे काम, वो सारे रिकॉर्डिंग, वो सारी ट्रांजैक्शन शुड बी बैक्ड अप बाय अ प्रूफ। अब वो जो प्रूफ है वो ये वाउचरिंग है, यानी कि हर वो ट्रांजैक्शन जो कि बुक्स में हो रही है उसके लिए वाउचर जनरेट करना बहुत जरूरी है। मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट्स भी हो गए, आपके बाकी के लेजर अकाउंट्स भी हो गए, इनका प्रॉपर मेंटेनेंस और बैलेंसिंग ये बुक कीपिंग के स्कोप में आते हैं और ये अकाउंटेंट के डे टू डे जो काम कर रहा है उसका हिस्सा है। अगर मैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग को क्लासिफाई करना चाहूं या बांटना चाहूं कि जो दिन भर में काम कर रहा हूं उसको अगर मैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में टुकड़े करूं, तो आइडेंटिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है कि भाई जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपकी फर्नीचर की शॉप है, एक कोई आदमी आया आपसे, आके उसने पूछा कि साहब मुझे टेबल बनवानी है,
कितने की बनेगी, लकड़ी कौन से काम में लोगे, कलर कैसे करोगे, माइका कौन सी लगाओगे, ये इंक्वायरी हो रही है। और आके आपको प्रॉमिस भी कर गया कि भाई ये काम करना यार, आप रेट बहुत अच्छी दे रहे हो, आपका काम भी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप एक काम करो भाई, मेरे को ना 10 टेबल बना दो, या मैं आपसे 10 टेबल बनवाऊंगा, मैं शाम को वापस आता हूं। तो ये जो आके आपको प्रॉमिस करके गया, ये ट्रांजैक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहां पे पैसे का ना तो कोई लेन देन हुआ, ना पैसे देने का कोई प्रॉमिस हुआ, वादा हुआ। जब तक कि वो आदमी आके आपको ऑर्डर नहीं दे देता है, तब तक जो भी बातचीत हो रही है वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। वही आदमी अगर शाम को वापस आता है और आके आपको कहता है कि भाई साहब 10 टेबल बना दो, हमने 5,000 रुपये पर टेबल के हिसाब से अपनी रेट फिक्स हो गई, 50,000 रुपये मेरे को आपको टोटल देने हैं, ये काम करो, ये 5,000 रुपये एडवांस रखो, बाकी के 45,000 रुपये मैं आपको जब आप टेबल मुझे बना के दे देंगे, डिलीवर करेंगे, तो मैं आपको दे दूंगा। यहां अब बिजनेस डील हो गई। तो वो ट्रांजैक्शंस हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी कि भाई दिन भर में जो बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं। क्योंकि मेरी बुक कीपिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करूंगा। अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको मुझे मेजर भी करना पड़ेगा। मेजर कैसे करना पड़ेगा? पैसे की वैल्यू में, क्योंकि बुक में मुझे वैल्यू तो उसकी लिखनी पड़ेगी। वहां वापस टेबल वाले उस पे एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब अगर मैं उस टेबल की वैल्यू नहीं पकड़ूंगा कि भाई 5,000 रुपये पर टेबल, तो 10 जो टेबल हैं उसकी टोटल वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी? ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है आप मेरे लिए 10 टेबल बना देना, पैसे का अपन देख लेंगे। पैसे का देख लेंगे मतलब फिर वैल्यू क्या हुई, वो जो ट्रांजैक्शन हुई उसकी वैल्यू क्या हुई? इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी मेरी ट्रांजैक्शन मैंने आइडेंटिफाई करी हैं उसका पैसे के मूल्य में मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब है रिकॉर्डिंग। यहां हम समझ लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हमारी होती है जर्नल बुक्स में, जिनको हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं, और क्लासिफिकेशन होता है लेजर बुक्स में, जिसको हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। तो बुक कीपिंग के 4 हिस्से हुए: आइडेंटिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और फिर पोस्टिंग इनटू लेजर बुक्स, जिसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अकाउंटिंग में आता है समराइजिंग, यानी कि साल भर में जो भी काम हुआ है उसकी समरी, जो कि ट्रायल बैलेंस में होती है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग है इंटरप्रिटेशन का, टू गेट रिजल्ट्स। तो बिजनेस के लिए जो रिजल्ट्स हैं वो क्या होंगे? बिजनेस के लिए रिजल्ट होगा या तो प्रॉफिट या लॉस। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द जो अकाउंट्स बुक्स का है वो है प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना, और ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है हमारे ट्रेडिंग पीएनएल, और एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। सो हमारा जो इंटरप्रिटेशन है ये हो रहा है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझने वाली बात है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है कि भाई अकाउंटिंग जो है, जो हम रिकॉर्डिंग करें वो किस बेसिस पे करें। अब 2 बेसिस हैं जो कि हमें पढ़ाए गए हैं शुरू से, ये अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कि 2 बेसिस होते हैं। एक बेसिस एज पर एक्रूअल और एक होता है बेसिस एज पर एक्चुअल। एक्रूअल और एक्चुअल में डिफरेंस समझ लेते हैं। हमें आज 10 टेबल बेची, हम वही पुराना वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं। हम कारपेंटर हैं, हमारी दुकान है जो हम फर्नीचर बेचते हैं। हमारे पास एक आदमी आया, वही जो शाम को 5,000 रुपये एडवांस देके ऑर्डर देके गया था 10 टेबल का, वो आया, उसने 5,000 रुपये हमें एडवांस दिए, 10 टेबल का ऑर्डर दे गया। 10 टेबल की हमने उसको डिलीवरी भी दे दी 5 दिन बाद।
पैसे वो 5,000 ही देके गया है, वो टेबल भी ले गया, वो कहता है कि साहब 2-3 दिन में मैं आपको बाकी के 45,000 रुपये आके दे जाता हूँ। जानकार था, अपन ने कहा कि ठीक है भाई, आप एक काम करो, 2-4-5 दिन बाद आके 45,000 रुपये दे देना। समझने वाली बात यह है कि मेरी सेल हो गई, मेरी 10 टेबल मैंने बनाई और मैंने बेच दी। जब मैंने 10 टेबल 5,000 रुपये के हिसाब से बना के बेच दी तो सेल कितने रुपए की हुई? सेल हुई 50,000 रुपये की। यह हुआ एक्रूअल, यानी सेल हो चुकी है लेकिन एक्चुअल पेमेंट नहीं आया है। तो अगर मैं 50,000 रुपये की सेल आज बुक कर रहा हूं, यह मेरा हुआ बेसिस ऑफ एक्रूअल। और अगर मैं इसको बेसिस ऑफ एक्चुअल करूं तो फिर तो 5,000 रुपये की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि एक्चुअल कैश जो मुझे रिसीव हुआ है वो तो 5,000 ही हुआ है। लेकिन इन इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम हम एज पर अक्रूवल अकाउंटिंग करते हैं। एज पर अक्रूवल अकाउंटिंग का मतलब है कि जो चीज जब ड्यू हो गई हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। हम इनकम टैक्स पर्पस में भी हमारे एज पर अक्रूवल ही अकाउंटिंग होती है। जो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं वो भी आपकी बुक्स को एज पर एक्चुअल ही ऑडिट करेंगी, सॉरी एज पर अक्रूवल ही ऑडिट करेंगी, एज पर एक्चुअल ऑडिट नहीं करेंगी। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है एज पर एक्चुअल्स। तो यहां पे कोई भी रेवेन्यू या एक्सपेंस तब ही रिकॉर्ड होगा जब एक्चुअली रिसीव या पे हो रहा है। अगर मैंने किसी को पैसे दिए तो रिकॉर्ड करेंगे, या मुझे कोई एक्चुअल में पैसे देके गया है तो ही रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी कैलकुलेट हो रहा है वो एज पर एक्चुअल जितना भी पैसा आया उसमें से जितना पैसा गया उसका जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है। अगर आया हुआ पैसा गए हुए पैसे से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और अगर वैसा वर्सा है, वैसा वर्सा मतलब अगर मेरा गया हुआ पैसा आए हुए पैसे से ज्यादा है तो वो मेरे लिए लॉस है। बट ये चीज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज द रीजन कि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही कंसीडर करते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि इरिस्पेक्टिव टू अमाउंट रिसीव्ड और पेड, चाहे मुझे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, चाहे मैंने पैसा दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन अगर कोई इनकम अक्रू हो गई मतलब जनरेट हो गई, वही 10 टेबल वाली कहानी कि भाई मैंने टेबल बेच दी, पैसे मुझे 5,000 रुपये मिले हैं, लेकिन मेरी सेल कितनी की हुई? 50,000 रुपये की हुई, तो मैंने 50,000 रुपये की इनकम बुक करनी पड़ेगी एज पर एक्रूअल बेसिस। तो हम वो सारे रेवेन्यूज और सारे एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो अकर हुए, जब वो ड्यू हुए। फॉर एग्जाम्पल, इस कोविड सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे ड्यू टू लैक ऑफ कैश, उनके पास पैसे की कमी थी, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को, अपने वेंडर्स को जितना टोटल पैसा उनका बनता था उससे थोड़े थोड़े कम दिए कैश फ्लो मैनेज करने के लिए। अब वो रिकॉर्ड जो कैश पेड है उसमें तो एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहे होंगे, लेकिन जो उनके एक्सपेंसेस हैं उस एक्सपेंसेस में तो टोटल वैल्यू ही रिकॉर्ड होगी। यानी अगर कोई व्यापारी आपके बिजनेस से या कोई वेंडर आपके बिजनेस से 10,000 रुपये मांगता है कोई सामान के या कोई सर्विस उसने जो आपको दी है, उसमें से अगर आपने उसको एज पर एक्चुअल 3,000 रुपये पे किए हैं तो कैश पेड तो 3,000 ही है, लेकिन जो एक्सपेंस आप बुक करोगे वो पूरे 10,000 रुपये का बुक करोगे। इसी तरह अगर आपने अपनी सर्विस किसी को दी है, आपने अपना सामान किसी को बेचा है, तो वहां पे इरिस्पेक्टिव टू कि आपको कैश कितना मिला है, इनकम आप पूरी की पूरी बुक करोगे। कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों ही हमें यह कहते हैं कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर एक्रूअल बेसिस ही आपको रिकॉर्ड करनी है। जल्दी से ये एक्रूअल और एक्चुअल थोड़े से एक जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं, छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है।
जल्दी से क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल का मतलब है वास्तव में दिया हुआ पैसा या वास्तव में लिया हुआ पैसा। अक्रूवल का मतलब है कि इरिस्पेक्टिव टू अमाउंट पेड और रिसीव्ड, अगर कोई इनकम या एक्सपेंस अकर हो गया, ड्यू हो गया, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे जो डे टू डे अकाउंटिंग हमें करनी है एज एन अकाउंटेंट, वहां हमें इनकी डेफिनेशंस नहीं लिखनी है हमें, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन से कंसेप्ट्स हैं और कैसे यूज आते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जल्दी से कवर अप करेंगे। गोइंग कंसर्न अजम्पशन। गोइंग कंसर्न अजम्पशन का मतलब है कि कोई भी बिजनेस, जब कोई बिजनेसमैन चालू करता है तो हमेशा इस सोच के साथ चालू करता है कि ये बिजनेस मेरा चलता रहेगा, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग कंसर्न है, ऑन गोइंग बिजनेस है। कोई भी बिजनेसमैन कभी भी कोई भी बिजनेस ये सोच के चालू नहीं करता कि भाई ये बिजनेस मेरे को 2 महीने 3 महीने 2 साल 5 साल 10 साल ही चलाना है। हमेशा कोई भी बिजनेस जब चालू होता है तो यही सोच के होता है कि ये सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी हम इस बिजनेस को चलाते रहेंगे। सो गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारा ये कहता है कि कोई भी बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, साल के बाद अगले साल, उसके अगले साल, फिर अगले साल, सालों साल। कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी अजम्पशन या कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप सालों साल काम कर रहे हो, वेरी गुड, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आपने साल में 2 महीने काम किया फिर 10 महीने आप सो रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। तो कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, कोई भी व्यापार के लिए। एक्रूअल अजम्पशन हमने अभी पढ़ा कि जो जितने भी एक्सपेंस और इनकम है वो एज पर अक्रूअल बेसिस हम रिकॉर्ड करेंगे। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग अलग एंटिटीज हैं। तो बिजनेस अगर बिजनेसमैन को कुछ देता है या बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ देता है तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 2 अलग अलग एंटिटीज हैं। इन दोनों एंटिटीज को अलग अलग समझा जाए, इनके साथ जो भी इनके आपस में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो भी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होनी बहुत जरूरी है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनका डिस्क्लोजर होना मैंडेटरी है। मैंडेटरी है मतलब कंपलसरी है, वो आपको डिस्क्लोज करनी ही करनी पड़ेंगी, ऑप्शन नहीं है, करनी पड़ेगी। मेटरलिटी प्रिंसिपल, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग कंसेप्ट एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। एक एक करके पिक करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट का ये कहता है कि हमारे बिजनेस में जो भी इनकम आ रही है, जो भी रेवेन्यू आ रहा है, उसका रिकॉग्निशन यानी कि सोर्स ऑफ इनकम कंफर्म करना जरूरी है। उस सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ होने जरूरी है। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जब मैं प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहा हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करते हैं, जो भी रेवेन्यू मैंने कमाया उसमें से जो भी एक्सपेंसेस मैंने किए उनको लेस कर देंगे और हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जब आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच कर रहे हो तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों ही सेम ड्यूरेशन के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक के एक्सपेंसेस पकड़ रहे हो और रेवेन्यू जब आप पकड़ रहे हो तो 1 अप्रैल 2019 से लेके और 31 मार्च 2021 तक के पकड़ रहे हो। यहां पे जो रिजल्ट आएंगे वो गलत आएंगे। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई जिस टाइम पीरियड के, जिस 12 महीने के आप एक्सपेंसेस पकड़ रहे हो उसी 12 महीने की आप इनकम भी पकड़ोगे, या वाइसा वर्सा कि जिस 12 महीने की इनकम आप कंसीडर कर रहे हो वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस, उसी 12 महीने के आप एक्सपेंसेस भी कंसीडर करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जब आप अपने बुक्स में कोई भी एसेट रिकॉर्ड करते हो या लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो या कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके
कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज वाली ही कॉस्ट होगी। इन फ्यूचर अगर उसकी कॉस्ट चेंज हो रही है तो आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे। एंड कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई बीइंग इंडियन, हम भारतीय हैं, हमें शुरू से यह सिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को निग्लेक्ट कर दो, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस को हमेशा कंसीडर करके चलो। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि भैया जो आप फ्यूचर में कमाने वाले हो वो बहुत अच्छी बात है, कमा लेना, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई खर्चे होने वाले हैं या आपके फ्यूचर में कोई नुकसान होने की संभावनाएं हैं तो उनको पहले से ही कंसीडर कर लो। इसीलिए ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग हम इन प्रोविजंस और इन रिजर्व्स को कंसीडर करते हैं। चलिए अब हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप आने वाले चैप्टर्स में और जब आप प्रैक्टिकली अकाउंटिंग के जॉब में जाएंगे तो इन सारी टर्मिनोलॉजीज को आप डे टू डे यूज करोगे। जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारी पहली टर्मिनोलॉजी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि हमारे बिजनेस में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि इकोनॉमिक इन नेचर हो। इकोनॉमिक इन नेचर हो मतलब जिसको हम पैसे के मूल्य में तोल सकें। तो भैया जो ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में हो रही हैं और वहां पे कोई पैसे का लेन देन हो रहा है, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हमारे लिए रिकॉर्डेबल ट्रांजैक्शंस हैं। एग्जाम्पल कि भाई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती है। हमने सामान बेचा, सैलरी पे करी, कमीशन मिला, ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला, हमने लोगों को कमीशन दिया, लोगों को ब्याज दिया, लोगों से हमने सामान खरीदा। ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, रिकॉर्ड होंगी। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कैसी हो सकती है? जो रिकॉर्ड नहीं हो। ओनर ऑफ द बिजनेस ने मोटिवेशनल स्पीच दी, लोगों को टिप्स दिए कि भाई तुम्हें अच्छा काम कैसे करना है, तो यहां पे कोई पैसा का वैल्यू नहीं निकली, क्योंकि पैसे की कोई वैल्यू नहीं निकली। हम इस मोटिवेशनल स्पीच को या उन टिप्स को इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस है। एक टर्मिनोलॉजी और यहां पे है जिसको हम कहते हैं इवेंट्स। तो इवेंट्स का मतलब है नॉन प्लान्ड एक्टिविटीज। इकोनॉमिक हैं, रिकॉर्ड भी होंगी, लेकिन ये नॉन प्लान्ड है। सो दो टर्म्स, एक है ट्रांजैक्शन, दूसरा है इवेंट। ट्रांजैक्शन मतलब वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज जो कि प्लान्ड है, हमें पता है ये होंगी, पहले से हम वो सोच समझ के चल रहे हैं। इवेंट्स वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि प्लान्ड नहीं है। तीन मेजर टर्म्स, गुड्स, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। गुड्स वो सारी वस्तुएं जो कि बिजनेस खरीद रहा है, किस लिए? या तो आगे बेचने के लिए, या उन चीजों को यूज करके वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा। तो दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब हम कच्चा माल खरीदते हैं, हमारी फैक्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, फाइनल गुड्स बनाते हैं, फिर आगे बेच देते हैं। तो वो जो कच्चा माल है वो भी मेरे लिए गुड्स है। अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस में हूं, यानी कि मैं एज इट इज माल खरीदता हूं और वैसे कैसे आगे बेच देता हूं, वहां पे जो सामान मैं बना बनाया खरीद रहा हूं वो भी मेरे लिए गुड्स है। जब इन गुड्स को मैं खरीदता हूं तो हम अकाउंट्स की बुक्स में एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं परचेजेस। ये समझने वाली बात है कि परचेजेस टर्म सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए काम में आती है, बाकी किसी और चीज के लिए काम में नहीं आती। अगर मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, अगर मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं, अगर मैंने ऑफिस के लिए एसी खरीद लिया, कोई भी और सामान खरीद के लाया जो कि मेरे लिए गुड्स नहीं है, तो वहां पे मैं परचेजेस टर्म यूज नहीं करूंगा।
वहां मैं टर्म यूज करूंगा परचेज। एक एस का डिफरेंस है सिर्फ। ये एस ये डिफाइन करता है कि ये जो सामान खरीदा गया है ये गुड्स हैं या कोई और। परचेजेस के साथ एक टर्म चलती है परचेज रिटर्न, यानी जो सामान जो गुड्स मैं खरीद के लाया वो किसी कारणवश मैंने वापस भेज दिए। वापस क्यों भेज दिए? सही नहीं थे, अब जरूरत नहीं है, या जैसा चाहिए था वैसा मिला नहीं, तो मैंने वो सामान वापस जिससे खरीदा उसको वापस भेज दिया। तो दो टर्मोलॉजीज हैं, परचेजेस एंड परचेज रिटर्न। तो परचेजेस मतलब गुड्स परचेज्ड। गुड्स क्या हैं? वो सारे सामान जो मैं खरीदता हूं, किस लिए? या तो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या एज इट इज आगे बेचने के लिए। जब ये सामान मैंने खरीदा, जब गुड्स मैंने खरीदे, तो मैं टर्मोलॉजी यूज करता हूं परचेजेस। और ये खरीदा हुआ गुड्स अगर मैंने वापस भेज दिया मेरे वेंडर को, तो मैं टर्मोलॉजी यूज करूंगा परचेज रिटर्न। जैसे परचेज और परचेज रिटर्न था, वैसे ही दो टर्मोलॉजीज हैं, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सेल्स सिर्फ काम में आता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द गुड्स, यानी कि जो मेरे लिए गुड्स हैं, जिस आइटम में, जिस आर्टिकल में मेरा बिजनेस डील करता है, अगर मैं उस आर्टिकल या आइटम को बेच रहा हूं तो मैं टर्म यूज करूंगा सेल्स। और अगर बिका हुआ सामान मेरे पास वापस आ रहा है तो मैं यूज करूंगा सेल्स रिटर्न। एंड टर्नओवर इज जो मैंने टोटल साल भर में जितनी सेल करी, उस सेल को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा साल का टर्नओवर कहलाता है। वो सेल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, जब उन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस को मैंने ऐड कर दिया और उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस कर दिया, तो मेरे साल भर का टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगा। डिस्काउंट्स बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, मॉल में बोर्ड लगे हुए हैं साहब, फ्लैट 20%, डिस्काउंट अप टू 70%, ये सेल वो सेल, ऐसा डिस्काउंट वैसा डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है ये एक बिजनेस टर्मिनोलॉजी है। डिस्काउंट मतलब छूट। अब ये डिस्काउंट दो तरह के हो सकते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो है जो आप मॉल्स में देखते हैं, दुकानों के बाहर देखते हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, अखबार में, न्यूज़पेपर में ऐड आ रहे हैं, टीवी पे ऐड आ रहे हैं, फ्लैट इतना, अप टू इतना, ये डिस्काउंट चल रहे हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होते। जो नेट अमाउंट हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि 100 रुपए का सामान अगर 20 रुपए के ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा गया है, तो 80 रुपए ही मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ सेल बुक करेंगे हम। कैश डिस्काउंट ये ट्रेड डिस्काउंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। होते हैं कई आप जैसे नेगोशिएबल लोग कि भैया 80 रुपए में तो तू बेच रहा है, जिसपे आप मेरे को डिस्काउंट दे रहे हो 30 दिन का, मतलब सॉरी, पैसा देने के लिए आप क्रेडिट दे रहे हो 30 दिन का। अगर ये 30 दिन मैं नहीं रुक के आपको आज ही पैसे दे दूं, तो एडिशनल डिस्काउंट कितना दोगे? उसका साहब 5 रुपए और दे दूंगा। तो ये जो 5 रुपए है, यानी कि अब जो आइटम 80 रुपए का आपको ट्रेड डिस्काउंट के बाद पड़ा था, कैश डिस्काउंट के बाद वो आइटम आपको 75 रुपए का पड़ा, तो ये जो 5 रुपए का डिफरेंस है ये कैश डिस्काउंट है, ये आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। समझने वाली बात यह है कि अगर दोनों ही तरफ बिजनेस है, मतलब लेने वाला भी और देने वाला भी, तो जो डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए ये डिस्काउंट लॉस है, और जो डिस्काउंट ले रहा है उसके लिए डिस्काउंट प्रॉफिट है। इनकम और रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो गुड्स मैंने बेचे, उन गुड्स को बेच के जो पैसा आ रहा है, जो इनफ्लो हो रहा है, वो मेरे लिए रेवेन्यू है। इनकम मतलब जो मेरे रेवेन्यू है उसमें से अगर मैं एक्सपेंसेस को लेस कर दूं तो जो डिफरेंस बचा वो मेरे लिए इनकम है। डेटर्स और क्रेडिटर्स किसी भी बिजनेस के लिए बहुत जरूरी दो टर्मिनोलॉजीज। ये पॉसिबल नहीं है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो सारा बिजनेस आप कैश में कर सकें, क्रेडिट भी देना पड़ता है और आप लेते भी हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके बिजनेस में जो या तो आपसे पैसा मांगते हैं या आप जिनसे पैसा मांगते हो। तो जिनसे आप पैसा मांगते हो वो है आपके लिए डेटर्स,
देनदार, और जो आपसे पैसा मांगते हैं वो हैं क्रेडिटर्स, लेनदार। सिंपल, जिससे आप पैसा मांगते हो वो डेटर्स यानी कि देनदार, जो आपसे पैसा मांगते हैं, आपसे यानी कि बिजनेस से पैसा मांगते हैं, वो हैं क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार। ये हमने जितने भी रिकॉर्डिंग करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके वाउचरिंग होती है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक प्रूफ होता है हर ट्रांजैक्शन का। तो वो जो प्रूफ है हर ट्रांजैक्शन का वो है वाउचर्स। हर ट्रांजैक्शन का जब आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग चालू करेंगे, जब आप लोग जाके नौकरियां करनी चालू करेंगे, जब आप लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करना चालू करेंगे, तो आपको वाउचरिंग डे टू डे बेसिस पे करनी होती है। हर ट्रांजैक्शन के लिए एक वाउचर बनाना होता है जो कि जरूरी है, और इस वाउचरिंग के साथ इनवॉइसेस, ये प्रूफ, वो प्रूफ, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वाउचरिंग, ये इनवॉइसेस, ये सब चीज़ें एट द टाइम ऑफ ऑडिट आपको एज अ प्रूफ कंसर्न अथॉरिटीज को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को अवेलेबल करवाने पड़ते हैं। कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स। नेक्स्ट टर्म, कैपिटल वो पैसा जो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया, कब? एट द टाइम ऑफ कमिंसमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी कि जब उसने बिजनेस चालू किया तब जो पैसा उस बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको हम बोलते हैं कैपिटल। हमने एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था पीछे इसी चैप्टर में, जहां हमने बात करी थी कि साहब बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग हैं, यानी कि अगर बिजनेस बिजनेसमैन को कुछ देता है या बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ देता है तो हम दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं। ये वही है। यहां क्या हुआ, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो जब पैसा लगा तो वो पैसा इन बुक्स ऑफ अकाउंट एज अ कैपिटल रिकॉर्ड किया गया। अब भाई उसने पैसा लगा दिया, उसने बिजनेस चालू कर दिया, अब उसको भी अपना घर चलाना है, उसके भी बच्चे हैं जिनको खाना खिलाएगा, उसके बच्चे हैं जिनको पढ़ाएगा, घर में रोज के खर्चे होते हैं, वो क्या करे? अब वो क्या करता है कि उस बिजनेसमैन से ही खुद के पर्सनल काम के लिए वो कुछ पैसे निकालता रहता है। तो वो जो कुछ पैसे वो निकालता है वो भी रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि अब बिजनेसमैन को वो पैसा वापस दे रहा है, तो उनको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया वो है कैपिटल, और बिजनेस ने जो बिजनेसमैन को दिया उसके पर्सनल यूज के लिए वो है ड्राइंग्स। एसेट्स रेफर्स टू all those items, things which are owned by the business, यानी कि वो सारी चीजें जिस पे बिजनेस का मालिकाना हक है। क्या? ऑफिस, फर्नीचर, कार, जमीन, वो सारी चीजें जो कि बिजनेस में हैं और उन सब चीजों पे बिजनेस का मालिकाना हक है, वो बिजनेस के एसेट्स कहलाते हैं। ये एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, जल्दी से देख लीजिए। कैश जो बैंक में या हाथ में है, जमीन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है वो भी आपके, उस पर आपका हक है, मालिकाना हक है आपका। ये सारे हमारे एसेट्स हैं। इन एसेट्स को अब अगर मैं कैटेगरीज में डिवाइड करूं तो 3 कैटेगरी बनती हैं। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। जो करंट एसेट हैं वो एसेट हैं जिनको कि हम 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जो सारे एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं वो मेरे करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट यानी कि फिक्स एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते या हम करते नहीं है। ठीक है जी। तो वो सारे एसेट्स जो कि 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या हम कर सकते हैं वो मेरे करंट एसेट्स हैं।
नॉन करंट यानी कि फिक्स एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये हम नहीं कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ऊपर चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये हम हर साल ना तो बदलते हैं ना बेचते हैं, लंबे टाइम के लिए काम में लेते हैं, इसलिए हम इनको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। स्टॉक, ये जो स्टॉक है ये टर्म हमारी एसोसिएटेड है या कनेक्टेड है विद अ टर्म गुड्स। तो जो गुड्स हैं, गुड्स क्या थे? वो सारा सामान जो कि बिजनेस में परचेज किया, किस लिए? या तो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए या दोबारा बेचने के लिए। तो उन गुड्स का जो अनसोल्ड स्टॉक है, स्टॉक यानी कि अनसोल्ड जितना आइटम हमारे पास बिजनेस में रखा हुआ है वो मेरे लिए स्टॉक है। या जो रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया हुआ है और उस रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो वो रॉ मटेरियल जितना मैन्युफैक्चर्ड गुड है वो, और जो वर्क इन प्रोग्रेस है यानी कि फाइनल गुड्स बनने से पहले और रॉ मटेरियल के बीच वाली जो स्टेज है जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, इन सब का जो टोटल है वो मेरे लिए स्टॉक है। और ये स्टॉक कोई एक पर्टिकुलर डेट या टाइम पे कैलकुलेट होता है। हर डेट और हर टाइम पे स्टॉक की वैल्यू चेंज होती रहती है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज वो है जो कि बिजनेस की जिम्मेदारी है, लोग बिजनेस से मांगते हैं, बिजनेस को ये लोगों को चुकाना है। ये लायबिलिटीज भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं। लॉन्ग टर्म वो जो कि 1 साल से ऊपर के समय में चुकाई जाएंगी। शॉर्ट टर्म वो हैं जो कि विद इन अ 1 ईयर यानी कि 12 महीने के पीरियड के अंदर अंदर जो कि हमें लोगों को चुकानी होती है। ये पढ़ा हमने करंट और नॉन करंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है वो मेरी करंट लायबिलिटीज हैं, जो लॉन्ग टर्म है वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज है। अब हम इसको इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इंटरनल लायबिलिटीज यानी इंटरनल लायबिलिटी एक ही होती है, ज़्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनल लायबिलिटी बिजनेस के लिए सिर्फ एक है, वो है कैपिटल, क्योंकि ये वो पैसा है जो कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से ले रखा है और उसको चुकाना है। ये लॉन्ग टर्म है, जब तक बिजनेस चालू है तब तक ये नहीं चुकाई जाती, लेकिन ये एक लायबिलिटी है जो हमेशा बिजनेस के ऊपर बनी रहेगी और चलती रहेगी। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो कि बिजनेस के बाहर की लायबिलिटीज हैं, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकती हैं, जैसा कि हमने समझा। रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ मनी, पैसा आ रहा है। ये जो रिसिप्ट्स हैं ये 2 तरह की होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स हैं जो बार बार नहीं होती, साल में एक बार हो गई, 2 साल में एक बार हो गई, 3 साल में एक बार हो गई। ये ज्यादातर ये रिसिप्ट्स कैसी हुई? मैंने कोई एसेट बेच दिया, अब हर साल एसेट नहीं बेचता मैं, या बार बार एसेट नहीं बेचता, वहां से जो रिसिप्ट हुई वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट बार बार होती है, रिकरिंग है, दिन में 5 बार हो सकती हैं, साल में 50 बार हो सकती हैं, वो मेरी रिकरिंग रिसिप्ट्स हैं। ये जो रिसिप्ट्स हैं ये बिजनेस के लिए जो सबसे रिकरिंग और कंटिन्यूस लेवल की जो रिसिप्ट्स है वो होती है सेल ऑफ गुड्स, यानी कि माल बेचा पैसा आया, माल बेचा पैसा आया, माल बेचा पैसा आया। तो कैपिटल रिसिप्ट्स, मशीनरी बेची, इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, कहीं से कोई पुराने लोन थे उसकी रिकवरी हो गई। रेवेन्यू रिसिप्ट, डेटर्स से पैसा आया, माल या तो कैश में बेचा, इमीडिएट पैसा आया, उधार बेचा तो 45 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में, वो एक साइकिल है जो कि बना रहता है और रेगुलर ये पैसा आता रहता है हमारे पास। अगर मेरी कोई एसेट है जो मैंने रेंट पे चढ़ा रखा है तो उसका रेंट आएगा, हर महीने आएगा। प्रॉफिट्स एंड गेन्स, प्रॉफिट्स जहां पे मैंने इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस किया वो मेरा प्रॉफिट है। गेन्स ये वो है जो कि मेरे रेगुलर इनकम से डिफरेंट है। गेन कैसे हो सकता है? मेरा कोई पुराना एसेट था जिसकी वैल्यू 10,000 थी, मैंने 15,000 का बेच दिया, 5,000 का गेन हो गया।
मेरे को इन्वेस्टमेंट थे जो मैंने प्रॉफिट पे बेच दिए, वो गेन हो गया। यानी कि वो सारा पैसा जो कि मेरे लिए इनकम है या फायदा है, और फायदा कैसे है, जो रेगुलर फायदा नहीं है, वो गेन है। प्रॉफिट मेरा रेगुलर लाभ जिसको हम बोलेंगे, यानी कि रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस लेस करो, जो डिफरेंस बचा वो मेरे लिए प्रॉफिट है। जैसे हमने रिसिप्ट्स के टाइम पे पढ़ा था कि रिसिप्ट कैपिटल और रेवेन्यू दोनों हो सकते हैं। कैपिटल यानी कि जो साल में, 2 साल में, 5 साल में कभी कभी होती है। रेवेन्यू जो कि रेगुलर होनी चाहिए या होती रहती है। उसी तरह एक्सपेंसेस भी कैपिटल और रेवेन्यू दोनों होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस का हम एक जल्दी से एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने मशीन खरीदी, अब मशीन आप हर साल नहीं खरीदते, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदी गई है, ये कैपिटल एक्सपेंस हुआ। मैंने बिल्डिंग बनाई, खर्चा हुआ, हर साल नहीं बनता, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंस हुआ। उस बिल्डिंग में मैं लाइट जलाता हूं, हर महीने बिल भरना पड़ता है, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ। तो कच्चा माल खरीदा, बना बनाया माल खरीदा, लोगों को तनख्वाहें दी, अगर पैसा ब्याज पे ले रखा है तो उसका ब्याज भरा, ये मेरे वो खर्चे हैं जो कि हर महीने होते हैं, साल में बार बार होते हैं, ये मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हुए। तो कैपिटल एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो साल में कभी एक बार हो रहे हैं या 2-4-5 साल में कभी एक बार हो रहे हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो कि साल में बार बार हो रहे हैं। बैड डेट्स, हमने एक टर्म पढ़ी थी डेटर्स। डेटर्स मतलब देनदार। अब ये जो देनदार हैं, ये जरूरी नहीं है ना सारे ही अच्छे हों, कई लोग पैसा नहीं भी देते, डूब गया पैसा। तो ये जो पैसा डूब जाता है, इसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं बैड डेट्स। बैड गंदे, डेट्स उधार। तो वो गंदा उधार जो कि अब आप रिकवर नहीं कर सकते, अब आपको वापस नहीं मिलेगा, दैट इज बैड डेट्स। सो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। यहां पे हमने जो पढ़ा वो था अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, कुछ टर्मिनोलॉजीज। ये वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है डिटेल्स में देखें, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजीज, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वो हैं जो कि आने वाले चैप्टर्स में आपके बहुत काम आने वाले हैं, या जब आप प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे, नौकरी करनी चालू करेंगे, तो वहाँ भी डे टू डे कम्युनिकेशन, डे टू डे बोलचाल में लोगों से बात करते वक्त ये सारे टर्मिनोलॉजीज, ये सारे कंसेप्ट्स बहुत काम आएंगे। थैंक यू।